अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को एसके टेक्नो चैनल पर खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो एमएस ट्यूटोरियल का पार्ट 3 है, जिसमें हम लोगों ने लेआउट सेक्शन को डिस्कस करना है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इंसर्ट और डिज़ाइन सेक्शन को डिस्कस किया था, और उससे प्रीवियस वीडियो में जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हमने होम सेक्शन को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप काइंडली वो वीडियोज़ भी देख लें ताकि आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलें। इस वीडियो में मैंने सोचा था कि मैं लेआउट, रेफरेंस और मेलिंग तीनों को डिस्कस करूंगा, लेकिन इन तीनों सेक्शंस में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होती, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं अब जस्ट लेआउट को डिस्कस करूंगा और वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में रेफरेंस और मेलिंग को डिस्कस करूंगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ हमसे स्किप ना हो जाए और आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाए। तो वीडियो की जानिब आने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आज का हमारा टॉपिक लेआउट का टैब है, तो हम लेआउट का टैब ओपन कर लेते हैं और उसमें हमें सबसे पहले पेज सेटअप का सेक्शन मिलता है, उसके बाद पैराग्राफ का, उसके बाद अरेंज का। हम ये तीनों सेक्शन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो। सबसे पहले हमारे पेज सेटअप में मार्जिन का ऑप्शन है, इसमें हमें बहुत से ऑप्शन मिलते हैं। ये ऑप्शन यूज़ करने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मार्जिन होता क्या है। आप मेरे डॉक्यूमेंट में जो मैंने यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है उसके ऊपर यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ स्पेस आ रही है बॉटम में, टॉप पर। यहाँ पे इसी तरह लेफ़्ट पे भी स्पेस आ रही है, इसी तरह राइट पे भी स्पेस आ रही है और बॉटम में भी स्पेस आ रही है। तो ये जो हमारी पेज की चारों तरफ स्पेस होती है डेटा की, उसे हम मार्जिन कहते हैं। इस मार्जिन को इंक्रीज़ भी किया जा सकता है, डिक्रीज़ भी किया जा सकता है। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वो आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, वो आपको बताएंगे कि आपकी जो पेज की चारों तरफ इतना मार्जिन होना चाहिए, तो वहाँ पे आप उनके मुताबिक अपने मार्जिन को सेट करेंगे। यहाँ पे आप मार्जिन पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। नैरो पे अगर क्लिक करेंगे तो ये देखें ऊपर भी जो है वो मार्जिन कम हो गई है, साइडों पे भी मार्जिन कम हो गया, आपका डेटा थोड़ा वाइड हो गया। इसी तरह और भी हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे मॉडरेट का ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं तो टॉप पे मार्जिन थोड़ी सी ज़्यादा है, लेफ़्ट और राइट पे थोड़ी मार्जिन कम हो गई है। इसी तरह वाइड का ऑप्शन है, इसमें टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट दोनों चारों साइडों पे जो है वो मार्जिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो इस तरह हमारे पास ये मार्जिन का ऑप्शन है, हम इन ऑप्शन से इसे डिक्रीज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास ऑफिस 2003 का डिफ़ॉल्ट है, जो ऑफिस 2003 का डिफ़ॉल्ट ऑप्शन था, वहाँ पे ये वाली मार्जिन यूज़ होती थी, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे मार्जिन दिया गया। लेकिन अगर आपको रिक्वायर्ड है, आपकी कंपनी या कोई भी ऑफिस में जिसमें आप काम कर रहे हैं वो आपको बोलते हैं कि आपने इतनी मार्जिन रखनी है, वो आपको एक नंबर दे देते हैं कि आपकी पेज की जानिब इतनी मार्जिन होनी चाहिए, तो उसके लिए आप मार्जिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम मार्जिन्स, आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट, यहाँ पे आपको जितनी भी मार्जिन आपकी कंपनी ने, ऑफिस ने बोली है, मैनेजर ने, तो आप वहाँ पे इंसर्ट करेंगे। टॉप पे अब मैं सपोज कर देता हूँ 0.5 सेंटीमीटर, इसी तरह बॉटम पे भी 0.5। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की जो आपको रिक्वायर्ड होगी आप इंसर्ट कर सकते हैं। 0.5 सेंटीमीटर यहाँ पे भी मैंने कर दिया, इसी तरह 0.5 राइट पे भी कर दिया। ये मैंने मार्जिन सेलेक्ट करके ओके को क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देख लें मेरी जो ऊपर है टॉप पे मार्जिन वो भी कम हो गई है। इसी तरह लेफ़्ट और राइट पे भी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, बहुत ही कम स्पेस रह गई है। तो इस तरह मेरे आप डॉक्यूमेंट का व्यू थोड़ा अच्छा हो गया। इसी तरह आप जो भी अपना रिक्वायर्ड होगा आप मार्जिन यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे मैं नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन में हमारे पास दो ओरिएंटेशन होती हैं। अभी जो आप देख रहे हैं मेरे डॉक्यूमेंट, ये पोर्ट्रेट फॉर्म में है, अभी मैं इसको लैंडस्केप फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। ये देखिए लैंडस्केप फॉर्म जो होती है उसमें थोड़ा सा वाइड आपको मिल जाता है एंगल अपने डॉक्यूमेंट का, आपका पेज थोड़ा वाइड हो जाता है। और जो पोर्ट्रेट फॉर्म होती है उसमें आपका पेज थोड़ा लेंथ में ज़्यादा होता है। इससे मैं शेप के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे शेप इंसर्ट करता हूँ एक, यहाँ से मैंने रेक्टेंगुलर शेप इंसर्ट की। ये आपका पोर्ट्रेट फॉर्म होती है पेज की। नेक्स्ट आपको मैं लैंडस्केप करके दिखाता हूँ।
ये आपकी लैंडस्केप फार्म होती है। अब देख लें इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो पोर्ट्रेट फार्म है वो लेंथ वे में जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, और जो ये हमारी है जो लैंडस्केप फार्म है वो थोड़ी विड्थ में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे होप सो आपको फ़र्क पता चल गया होगा। मैं इसे अनडू कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है साइज़ का। साइज़ का ऑप्शन जो है वो प्रिंट के लिए यूज़ होता है। जो भी आप अपना डॉक्यूमेंट, अपना आर्टिकल आपने जो लिखा है आपने प्रिंट करना चाहते हैं, आप उसे किस साइज़ में किस पेज में आप प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं। लेटर, लीगल, A3, A4, A5। तो ये आपके प्रिंटर में जो भी पेज सेट है ये उस पर डिपेंड करता है। आपने अगर A4 पेज सेट है तो आप A4 को क्लिक करें, अगर लेटर का पेज सेट है तो आप लेटर को क्लिक करें। ये आपके प्रिंटर पे डिपेंड करता है। जो नॉर्मली यूज़ होता है, जो प्रिंटिंग आप शॉप्स पे देखते हैं वो A4 पेज यूज़ करते हैं। नॉर्मली A4 साइज़ ही यूज़ होता है, इसी पे सब प्रिंट करते हैं। तो आपको जो भी रिक्वायर्ड हो आपके प्रिंटर के मुताबिक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम्स का ऑप्शन आता है। ये आपके डेटा को 2 या 3 कॉलम में कन्वर्ट कर देता है। मैं आपको यहाँ से 2 कॉलम पे सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। अब ये देखें, जो मेरा डेटा था वो 2 कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह आपका जो पूरा डेटा है उसकी शेप कुछ इस तरह हो जाएगी। इसी तरह में हमारे पास 3 कॉलम का भी ऑप्शन होता है। अगर मैं 3 पे सिलेक्ट करूँ तो ये देखें हमारा डेटा 3 कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं। लेफ़्ट का एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन में लेफ़्ट साइड पे हमें स्पेस थोड़ी कम दी जाती है, डेटा हमारा कम होता है, और राइट साइड पे हमारा जो है वो डेटा ज़्यादा लिखा जाता है। यहाँ पे आप देख लें कि राइट साइड पे हमारा जो डेटा है वो ज़्यादा है, लेफ़्ट साइड पे हमारा डेटा कम है। इसी तरह हमारे पास दूसरी ऑप्शन भी है जिसमें राइट की आगे ऑप्शन है। राइट का हमारे पास ऑप्शन है जिसमें राइट साइड पे डेटा ज़्यादा लिखा जाता है और जो लेफ़्ट साइड है उस पर कम लिखा जाता है। राइट साइड पे जो है वो डेटा कम होगा और लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा होगा, इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए। तो होप्स आपको कॉलम का ऑप्शन समझ आ गया होगा। हम इसे नॉर्मल पेज पे ले जाते हैं, 1 कॉलम पे ले गए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास पेज ब्रेक का ऑप्शन है। ये मैंने इनसाइड के सेक्शन में बताया था कि अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट, अपना कुछ सेक्शन जो है पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करना है तो आप पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा और आपका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। मैं फिर भी यहाँ पे यूज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं पेज ब्रेक को क्लिक करता हूँ। ये देखें, जो मेरा नेक्स्ट पैराग्राफ था वो नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं और जो प्रीवियस था वो वहीं पे फर्स्ट पेज पे ही आएगा। तो इस तरह आप पेज ब्रेक के ऑप्शन को यूज़ कर। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है लाइन नंबर्स का। इसका यूज़ इसलिए होता है अगर आपने एक आर्टिकल या एक बुक लिखी है या डॉक्यूमेंट लिखा है तो बहुत ज़्यादा लाइंस का एक डॉक्यूमेंट है, आपको ये जानना है कि कितनी लाइंस का मैं आर्टिकल लिख चुका हूँ, डॉक्यूमेंट लिख चुका हूँ। तो आप ज़ाहिर है एक एक लाइन को गिन तो नहीं सकते क्योंकि बहुत लंबे आर्टिकल होते हैं, लोग लिखते हैं, तो वो एक एक लाइन को तो नहीं गिन सकते। तो उसके लिए पता करने के लिए ये वाला ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। हम इसे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कंटिन्यूस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास हर एक लाइन पे नंबरिंग आ जाएगी। अब फर्स्ट लाइन से लेकर हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट में लाइन होंगी उस पर नंबरिंग आ जाएगी। इस तरह हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो आर्टिकल है, हमारा डॉक्यूमेंट, वो कितनी लाइंस का आर्टिकल हो चुका है। अब यहाँ पे हम नीचे देखें, दूसरे पेज पे आते हैं। फर्स्ट पेज पे हमारी जो लाइन है वो 31 लाइन है। ये हमारी जो है वो 31 लाइन है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं तो 32 लाइन से स्टार्ट हो रहा है और एक दूसरे जो पेज है उस पर हमारा 63 लाइन्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट पेज से फिर 64 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इस तरह अपने डॉक्यूमेंट में पता कर सकते हैं कि कितनी लाइन्स का हमारा डॉक्यूमेंट हो चुका है। अगर आप इस तरह चाहते हैं कि एक पेज पे हम जस्ट पता करें कि एक पेज पे कितनी लाइन है और दूसरे पेज पे कितनी लाइन है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। हम इसे सिलेक्ट करेंगे लाइन नंबर्स को और उसके बाद रीस्टार्ट ईच पेज, यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब जो भी हमारा नेक्स्ट पेज है उससे दोबारा से जो है वो 1 से स्टार्ट होगा। अब हमारा यहाँ पे 31 लाइन हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। जो हमारा नेक्स्ट पेज है उससे फिर दोबारा 1 से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह हमें इंडिविजुअल पता चल जाएगा हर एक पेज का कि हमारे हर एक पेज पे कितनी लाइन है। ये ऑप्शन जो हमें मिलता है वर्ड हमें देते हैं, काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है। टाइम वेस्ट होने से बच जाता है काफ़ी, अगर आपने ये पता करना है कि आपका आर्टिकल कितनी लाइन है। दोबारा से मैं सिग्नल पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास हाइपरनेशन का ऑप्शन है। काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन जो है हमें वर्ड ये देता है। हाइपरनेशन होती क्या है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक वर्ड यहाँ पे डिस्कनेक्ट मैंने बोल्ड किया हुआ है, ये आपको समझाने के लिए बोल्ड किया हुआ है।
ये इसे कहते हैं जो आधा वर्ड एक लाइन पे रह जाता है और आधा नेक्स्ट लाइन पे, से हम कहते हैं कि वर्ड ब्रेक हो गया। तो आपके पूरे जो भी आर्टिकल उसमें जो भी वर्ड ब्रेक हो जाएंगे उन्हें ज्वाइन करने के लिए इसके बीच में हाइफन लगता है। जैसे अब डिस्क के आगे हाइफन लग गया, या कनेक्ट का जो CON है इसके आगे हमने हाइफन लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि ये जो डिस्कनेक्ट है ये पूरा एक वर्ड है। तो इसे ज्वाइन करने के लिए जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो हाइफनेशन का ऑप्शन होता है। यहाँ पे ऊपर हम देखें, यहाँ पे साथ इसके एरो बना हुआ है, वहाँ पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, ऑटोमेटिक, मैनुअल और हाइफनेशन ऑप्शन। इसमें से आपने ऑटोमेटिक को यूज़ करना है। जब आप ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास जितने भी ब्रेक हुए वर्ड होंगे वो सारे उस पर हाइफन लग जाएगा और वो ज्वाइन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख लें, ये प्रोटेक्टेड, प्रो ऊपर है, टेक्टेड जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, तो यहाँ पे बीच में हाइफन लगा के उसने इसे ज्वाइन कर दिया। इस तरह डिस्कनेक्ट जो हमने बोल्ड किया हुआ था उसमें भी हाइफन लगा के ये कनेक्ट जो है वो डिस्कनेक्ट को ज्वाइन कर दिया। इसी तरह हमारे जितने भी ब्रेक वर्ड पूरे आर्टिकल में होंगे, अगर हम ऑटोमेटिक को क्लिक करते हैं तो वो पूरे ऑटोमेटिक सब ज्वाइन हो जाएंगे। अगर हम मैनुअल को क्लिक करते हैं तो हमें पहले से नन क्लिक करना होगा। अब हम अगर मैनुअल पे क्लिक करते हैं तो इस पे हमें एक एक वर्ड, जो भी हमें वर्ड चाहिए कि हम ये वर्ड इस पे हाइफन लगाना चाहते हैं, इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम उसे यस कर देंगे, उसे क्लिक करके उसे यस कर देंगे। लेकिन ये आप मैनुअल आप ऑटो पे कर दें तो वो बेहतर है, क्योंकि ऑटो पे वो सारे पूरे आर्टिकल्स में जो भी ब्रेक हुए हुए वर्ड होंगे वो ढूंढ के और उन्हें ज्वाइन कर देगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक ये सिलेक्ट हुआ है विजुअल, इस पर हमारे पास ये पूछता है कि कितने हाइफन लगाने हैं, तो यहाँ पे विजुअल में हम यस कर देते हैं। अब ये नेक्स्ट हमारे पास आ गया। ये अब मैनुअल है कि आपको सारे वो बताता रहेगा जो भी आपके आर्टिकल में ब्रेक हुए वर्ड है वो सारे यहाँ पे आते रहेंगे और वो आपसे पूछता रहेगा कि हाइफन किस जगह लगाना है, तो आप वो सिलेक्ट करके और वहाँ पे वर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यह आप होप्सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है पैराग्राफ का। इसके लिए हमें थोड़ा कम डेटा चाहिए ताकि हम इजीली इसे समझ सकें। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ये जस्ट समझने के लिए यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ। ये मैंने 4 लाइनें यहाँ पे लिखनी है। अब देखें इंटेंट में हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आता है लेफ़्ट का, यहाँ पे 0 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। हम इनमें से एक लाइन को सिलेक्ट करते हैं, इंटेंट में यहाँ पे इंक्रीज़ करते जाते हैं। हम जैसे जैसे इसे इंक्रीज़ कर रहे हैं हमारा जो लाइन है वो लेफ़्ट की जानिब, राइट की जानिब सॉरी होती जा रही है। इसी तरह हम इसे अपनी जिस पोजीशन पे हम रखना चाहते हैं हम इसे रख सकते हैं। इस तरह हम नेक्स्ट लाइन को भी देखें, अगर हम इसे डिक्रीज़ करें तो ये दोबारा अपनी पोजीशन पे जहाँ पे हम रखना चाहते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। ये हमारा जो लेफ़्ट ऑप्शन है वो इसका मकसद ये है। अब राइट ऑप्शन हम देखें, यहाँ पे जितना हम क्लिक करते जाएंगे हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, ना अप करने से और ना डाउन करने से यहाँ पे लाइन को फ़र्क पड़ रहा है। इसका क्या मकसद है, इस जो राइट नीचे लिखा हुआ है इसके लिए, अगर सपोज़ आपने एक लाइन को यहाँ से होम सेक्शन से जाके अलाइन किया हुआ है राइट की जानिब, यहाँ पे आपने राइट पे रखी हुई है ये लाइन। आप अगर आप इसे चाहते हैं कि इस लाइन को आप इनके साथ लाना चाहें या अपनी पोजीशन पे लाना चाहें, सेंटर में लाना चाहिए, जहाँ भी आपको ये लाइन लानी है, तो उसके लिए आपके पास ये जो राइट का ऑप्शन होगा ये यूज़ होगा। आप इसे सिलेक्ट कर दें, अब इसे इंक्रीज़ करते जाएं, राइट को एरो पर है उसके साथ आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि आपकी लाइन जो है वो वापस अपनी पोजीशन पे आ रही है, जहाँ भी आप रखना चाहें वो उसे मूव करवा सकते हैं। अगर यही हम ऊपर वाला जो लेफ़्ट ऑप्शन है उससे स्टार्ट करें तो आपकी जो लाइन है वो यहाँ पे मूव नहीं होगी, क्योंकि ये जो लाइन है यहाँ से अलाइन हुई हुई है। तो इस वजह से अगर वहाँ पे कोई भी आपका एक सेंटेंस, पैराग्राफ या लाइन अलाइन हुआ है तो आपको ये वाला जो राइट का ऑप्शन है ये यूज़ करना होगा अपनी लाइन को सेट करने के लिए। उसके बाद स्पेसिंग का हमारे पास ऑप्शन आता है बिफोर स्पेसिंग। बिफोर स्पेसिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेंटर वाली लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया और बिफोर स्पेसिंग में मैं इंक्रीज़ करता हूँ। अब बिफोर स्पेसिंग का क्या मतलब है कि इस लाइन से पहले जो है वो आपकी स्पेस इंक्रीज़ होगी। इस लाइन जो मैंने सेलेक्ट की इससे पहले इंक्रीज़ होगी, तो मैं यहाँ पे इंक्रीज़ करता हूँ। देखें अब मेरी लाइन के बाद कोई स्पेस इंक्रीज़ नहीं हो रही, वहाँ पे उतनी ही स्पेस है, लेकिन लाइन से पहले स्पेस इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जो बिफोर है इसका मतलब है कि लाइन से पहले जो है वो स्पेस इंक्रीज़ करना। और इसके बाद हम आफ्टर को देखते हैं।
तो आफ्टर में जो है वो लाइन के बाद स्पेस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ये दरअसल आपका स्पेसिंग का ऑप्शन, आप अपने पैराग्राफ लाइन जो भी आप चाहते हैं उसमें स्पेस अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो पोजीशन का ऑप्शन है। ये पोजीशन का ऑप्शन और जो अरेंज का पूरा सेक्शन है ये ऑब्जेक्ट्स पे बेस है। ऑब्जेक्ट अब क्या होते हैं, मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट होते हैं आपकी इमेज होगी, आपके जो शेप्स वगैरह होती हैं ये होगी, टेबल्स होगी, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स में आती हैं। तो वो सेक्शन हम देखने के लिए हमें यहाँ पे कुछ शेप्स वगैरह इंसर्ट करनी पड़ेंगी। आप इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट में आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डेमो के लिए शेप्स इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये एक शेप इंसर्ट कर दी, कुछ यहाँ पे पैराग्राफ लिख देते हैं, यहाँ पे मैंने ये शेप इंसर्ट कर दी। अब मैं दोबारा से लेआउट में आता हूँ, यहाँ पोजीशन में आता हूँ। यहाँ पे पोजीशन में आपको बहुत सी पोजीशंस मिलेंगी। ये दरअसल इस ऑब्जेक्ट की, इस शेप की पोजीशन है कि आप इस शेप को कहाँ पे रखना चाहते हैं। अब ये टेक्स्ट के साथ है, यहाँ पे इस पर मैंने क्लिक किया तो ये टेक्स्ट से पहले पोजीशन आ गई और टेक्स्ट इसके बाद है। इसके बाद देखिए ये टेक्स्ट के बाद एक पोजीशन है। अगर नेक्स्ट को हम क्लिक करें तो ये नीचे कहीं हमारे डॉक्यूमेंट में पोजीशन आती है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नीचे पोजीशन यहाँ पे आएगी। इसी तरह हमारे पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप अपनी जो शेप है, जो इमेज होगी, उसकी पोजीशन आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। इसका अगर आपका मतलब शेप जो है वो टेक्स्ट के ऊपर आ गई है तो मैं आपको यहाँ से ये देखें, अगर शेप आपकी टेक्स्ट के ऊपर आ गई है तो आप रैप ऑप्शन का जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे स्केयर पे क्लिक करता हूँ, देखें अब मेरी जो इमेज है वो मेरे टेक्स्ट के ऊपर आ गया। मैं यहाँ पे रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ करूँगा। मैं स्केयर पे क्लिक करता हूँ तो मेरी जो है वो टेक्स्ट स्केयर की फॉर्म में इमेज के आगे आ जाएगा। इसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट चाहिए, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। यहाँ पे स्केयर की फॉर्म में मेरा टेक्स्ट इमेज के आगे आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं टॉप एंड बॉटम पे क्लिक करता हूँ तो इमेज मेरी ऊपर आ जाएगी और टेक्स्ट जो है वो मेरा नीचे आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं बिहाइंड टेक्स्ट करता हूँ तो जो मेरी इमेज है वो टेक्स्ट के पीछे सेट हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं फ्रंट करता हूँ तो टेक्स्ट के ऊपर मेरी इमेज आ जाएगी। मतलब ये जो ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का, ये टेक्स्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए होता है कि आपने टेक्स्ट किस जगह रखना है। ऑब्जेक्ट के आगे रखना है, ऑब्जेक्ट के पीछे आपने टेक्स्ट सेट करना है, या ऑब्जेक्ट के आपने बॉटम में सेट करना है। तो ये सारी जो ऑप्शंस हैं ये ऑब्जेक्ट की और टेक्स्ट की ऑप्शंस हैं। इसके बाद हमारा ब्रिंग फॉरवर्ड, इसके लिए ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, इसके लिए हमें दो शेप्स की ज़रूरत है। मैं एक और शेप इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ से, सॉरी। यहाँ से मैंने ये शेप इंसर्ट की। अब इस शेप को मैं इस जो प्रीवियस हमारी शेप, जो अभी मैंने शेप इंसर्ट की है, ये ब्लैक कलर का जो स्क्वायर बॉक्स है, इसको मैं पीछे रखना चाहता हूँ और जो मेरी ये स्माइली फेस शेप है इसको मैं आगे रखना चाहता हूँ। लेकिन अब जो मेरा ये वाली स्माइली फेस है वो इसके पीछे आ रही है, वो सामने नहीं आ रही। तो अगर इसे मैंने सामने लाना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड का अगर मैं प्रेस करता जाऊँगा तो मेरी जो पीछे वाली शेप थी वो आगे आ जाएगी। स्माइली फेस मेरा स्क्वायर बॉक्स के ऊपर आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा स्क्वायर बॉक्स पहले दिखाई दे और जो स्माइली फेस है ये इसके पीछे छुप जाए, तो उसके लिए जो मेरे पास ऑप्शन होगा वो सेंड बैकवर्ड का होगा। अगर मैं इसे सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें उसके बैक पे ये सेट हो गया, इसके बैक पे ये सेट हो गया। तो ये हमारा शेप्स का होता है ऑप्शन, मतलब इमेज का या शेप या टेबल जो भी आप यहाँ पे लेना चाहें। मैंने यहाँ पे शेप्स ली हुई है तो मैं इस पर आपको समझा रहा हूँ। ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा तो जो शेप है वो प्रीवियस शेप से आगे आ जाएगी, और अगर मैं बैकवर्ड करूँगा तो ये शेप पीछे चली जाएगी। ये ऑप्शन बेसिकली हमारा इस शेप्स की पोजीशन को डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो सिलेक्शन पेन का ऑप्शन है। ये आपको बताएगा जितने भी आपने इमेजेस, टेबल्स और ये जो डायग्राम्स वगैरह हैं वो आपने ली हुई अपने डॉक्यूमेंट में जो भी सिलेक्ट की हुई है वो सारी आपको ये बताएगा कि कितनी आपने की हुई है।
वो उनका आपको मतलब एक लिंक बना के दे देगा। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देखिए मैंने इसे क्लिक किया तो यहाँ पे सिलेक्शन आ गया, शो ऑल, हाइड ऑल। यहाँ पे अब मेरी रेक्टेंगल की एक है जो वो शो कर है, जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट की हुई है डायग्राम, और एक स्माइली फेस की है जो यहाँ पे मैंने इंसर्ट की हुई है और ये शो कर रहा है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा स्माइली फेस पे, तो ये स्माइली फेस को सिलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ से मैं इसे ऐड भी कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। ये इसलिए बेसिकली कि अगर आपने डॉक्यूमेंट, अब हमारा डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे हमने 2 ही सिर्फ डायग्राम यहाँ पे सिलेक्ट की हुई हैं, तो अगर आपने डॉक्यूमेंट में काफ़ी सारी इमेजेस टेबल्स सेलेक्ट किए हुए हैं, इंसर्ट किए हुए हैं, तो आपको ज़ाहिर है 1 बाय 1 ढूंढने में टाइम लगेगा। तो आप यहाँ से सिलेक्शन पैन का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आपकी सारी डायग्राम्स, इमेजेस जो भी होंगी, शेप्स होंगी, टेबल्स होंगी, ये सारे ऑब्जेक्ट में आते हैं। ये आपको यहाँ पे सिलेक्शन में शो करवा देगा। तो आप जिस भी ऑब्जेक्ट पे जाना चाहेंगे आप उस पर क्लिक करेंगे, आप उस ऑब्जेक्ट पे चले जाएंगे डायरेक्ट, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा ऑप्शन इसलिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास अलाइन का ऑप्शन है। अलाइन का ऑप्शन भी ऑब्जेक्ट्स की अलाइनमेंट के लिए होता है कि आप इसे लेफ़्ट करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट्स में मैंने पहले भी बताया कि इमेजेस भी आ जाती हैं, टेबल्स भी आ जाते हैं, इसी तरह आपकी शेप्स वगैरह भी हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स में आ जाती हैं। टेक्स्ट के अलावा जो भी आप इंसर्ट करते हैं, ग्राफ वगैरह, ये सारे ऑब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स की अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे मैंने क्योंकि शेप इंसर्ट की हुई है, तो शेप की अलाइनमेंट के लिए मैं इसे यहाँ पे अलाइन लेफ़्ट करता हूँ। जैसे ही आप अलाइन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं, अलाइन लेफ़्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। यहाँ से मैं अलाइन सेंटर करता हूँ तो ये मेरे पेज के सेंटर में आ जाता है। इसी तरह मैं अलाइन राइट करता हूँ तो मेरी जो इमेज है वो राइट पे सेट हो जाती है। इसी तरह मैं अलाइन मिडल करता हूँ तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में जो है वो मिडल पे आ जाता है। यहाँ पे जो है वो ये मैं अलाइन बॉटम करता हूँ तो बॉटम में आ जाएगी जो शेप है। इसी तरह आपकी शेप जो है वो आप खुद यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो ग्रुप का ऑप्शन है। ये बेसिकली हमारे पास यूज़ होता है 2 या 2 से ज़्यादा इमेजेस को या शेप्स को एक साथ ज्वाइन करने में, उनका ग्रुप बनाने में। तो उसके लिए हमें 2 या 3 शेप्स की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ, एक और स्माइली फेस यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ और इसका कलर में येलो रख देता हूँ। इसी तरह मैं एक और स्माइली फेस इंसर्ट करता हूँ। 3 हो जाएंगे तो हमें थोड़ा इजी होगा समझने में। और इसका कलर भी कोई ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने इन तीनों पिक्चर्स को, जो तीनों शेप्स हैं, इनको ज्वाइन करना है आपस में ताकि ये तीनों आपस में ज्वाइन हो जाएं। तो हम क्लिक करेंगे शिफ्ट को, फिर इसे सिलेक्ट करेंगे, दूसरी को, तीसरी को, जितनी हमने पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स, शेप्स वगैरह ज्वाइन करनी है उन तीनों को शिफ्ट को प्रेस करेंगे और फिर तीनों को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि शिफ्ट के अलावा वो तीनों सिलेक्ट नहीं होंगी। तो शिफ्ट के साथ तीनों को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम ग्रुप पे आते हैं। ग्रुप पे जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे एक ग्रुप का ऑप्शन है, हम उसे सिलेक्ट कर देते हैं। अब ये तीनों पिक्चर्स जो हैं, तीनों शेप्स ये आपस में ज्वाइन हो चुकी हैं। मैं यहाँ पे इसे मूव कर रहा हूँ तो ये तीनों इकट्ठी मूव हो रही हैं, सिंगल मूव नहीं हो रही, क्योंकि ये तीनों का एक ग्रुप बन चुका है। अब ये तीनों की जो मूवमेंट होगी वो एक साथ ही होगी, तीनों सिंगल नहीं होंगी, ये अब एक ही शेप बन चुकी है। तो इस तरह आप अपनी पिक्चर्स की, ग्राफ्स की जो है वो ग्रुपिंग कर सकते हैं, उन्हें एक ग्रुप में कर सकते हैं, वो ज्वाइन हो जाएंगी और वहाँ आपने जहाँ भी मूव करना है वो एक ही इमेज की फॉर्म में वो मूव होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रुपिंग सही नहीं हुई और आपने इन्हें सेपरेट करना है तो आप फिर से इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके, और यहाँ पे ग्रुप पे सिलेक्ट करेंगे, नीचे अनग्रुप का ऑप्शन है, आप यहाँ पे अनग्रुप कर देंगे। तो यहाँ पे अनग्रुप सही नहीं हुआ, इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब अनग्रुप हो गया। अब तीनों शेप्स जो हैं वो अलग होगी। अनग्रुप आप तीनों शेप्स को इंडिविजुअली कहीं भी मूव कर सकते हो। तो ये ग्रुपिंग और अनग्रुप का ये वाला हमारा यूज़ था। इसके बाद हमारे पास रोटेट का, इसके लिए मैं एक एरो की शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे शेप्स में जाके कोई भी एरो की शेप इंसर्ट करता हूँ, ये कर लेता हूँ। अब ये एक मेरे पास एरो की शेप है। अब इसे मैंने रोटेट करना है, तो रोटेट के लिए मेरे पास ये देखिए 90 डिग्री पे मैंने रोटेट करना है तो वो ऑप्शन होगा। अगर लेफ़्ट करना है वो ऑप्शन होगा, राइट करना है वो ऑप्शन होगा। जिस तरीके से भी आपने अपनी इमेज को रोटेट करना है तो आप उसे कर सकते हैं। मैंने ये इसलिए इंसर्ट किया क्योंकि ये देखने में थोड़ा सा पता चल जाता है कि ये रोटेट हो रही है। स्माइली फेस का भी पता चल जाता है, लेकिन वो मैंने बेहतर समझा इसलिए मैंने वो इंसर्ट कर लिया। स्माइली फेस भी देख लें,
ये भी आप किसी भी तरीके से कोई भी इमेज हो, चाहे वो ग्राफ हो, इमेज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो इस तरह रोटेट हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हमने लेआउट को डिस्कस करना था। लेआउट के हमने तीनों सेक्शंस जो हैं, पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज, वो डिस्कस कर लिए। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज़ मिली हो, कुछ भी सीखने को थोड़ा बहुत ही मिला हो, तो आप काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मुझे सपोर्ट करने के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मेरे परमानेंट सब्सक्राइबर बने। आपको नेक्स्ट मज़ीद काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर सीखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ रहें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।